हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के 50 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर यूरोप हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस सन 1815 में हुआ और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष मेटरनिक था। याद रखिएगा, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। क्लियर हुआ इतना तक? फिर आगे क्वेश्चन है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। कब हुआ? 1707 में पारित हुआ। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। और मेजनी का जन्म पूछे अगर कि मेजनी का जन्म कब हुआ? तो मेजनी का जन्म सन 1805 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सन 1805 ईस्वी में हुआ। फिर आगे क्वेश्चन है कि इटली एवं आगे क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को ही कहा जाता है। किसे? मेजनी को कहा जाता है। याद रखिएगा। फिर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो चार आपको ऑप्शन रहेगा, तो आपको आंसर होगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। और कार्बोनरी बना था 1810 ईस्वी में। कब बना था? सन 1810 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली पूछे चाहे यंग यूरोप पूछे तो उसके संस्थापक मेजनी है। कौन है? यंग इटली चाहे यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी है। कौन है? मेजनी है। याद रखिएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था था। क्या था? निरंकुश शासन व्यवस्था। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या होता है। फिर है कि फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। ठीक है, क्लियर आपको? फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता सन 1804 ईस्वी में लागू हुआ। और इसको किसने लागू किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। समझ में आया आपको? किसने लागू किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर है आगे कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? हम आपको बताए ना, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। आपको अभी तुरंत बताए हम कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। कब हुआ? 1815 ईस्वी में। समझ में आया इतना आपको? फिर आगे है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक के बारे में इतना सब तो जान गए। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर यानी राजा कह सकते हैं आप। क्या? राजा कह सकते हैं आप कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का राजा था। फिर आगे है
कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तब पूरे यूरोप को जुकाम हो जाती है। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो यह कथन मेटरनिख के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा? मेटरनिख के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? और है कि आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। कितने? 5 कोड थे, याद रखिएगा। कोई दिक्कत आपको? नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। फिर आगे है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। किसने? गैरीबाल्डी ने किया। आगे है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। याद रखिएगा, कौन था? बिस्मार्क था। फिर आगे है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। यह क्वेश्चन आप याद ही रखिएगा तो आपको सही रहेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद किस देश का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का। याद रखिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। फिर है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क उत्तरदायी है। कौन? बिस्मार्क उत्तरदायी है। और है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। फिर है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। किस देश का? यूनान का। याद रखिएगा। आगे है कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ हुई। किस देश के साथ? रूस के साथ हुई। किस देश के साथ हुई? रूस के साथ हुई। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किस देश को? यूनान को कहा जाता है। फिर है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। फिर है कि जैकोबिन क्लब सदस्य था। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बहुत है, तो इसको भी याद रखिएगा। और यह लास्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। क्या हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो चलिए, इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगर इसका आपको नोट्स लेना होगा तो आप इस क्लास के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर आगे है कि कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ? कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ? तो सन 1810 में कार्बोनरी का स्थापना हुआ। कब हुआ? सन 1810 में। फिर है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। याद रखिएगा आप लोग, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। समझ में आया आपको इतना क्वेश्चन? फिर है आगे कि काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना? फिर आके विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। फिर आगे है कि जॉल्वेराइन की स्थापना
किस राज्य ने की? जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हम टिक लगा दे रहे हैं। इसका स्थापना प्रसा ने की थी। कौन किया था? प्रसा ने किया था। और पूछा कि जॉल्वे राइन का संबंध किससे है? जॉल्वे राइन का संबंध किससे है? तो व्यापारियों की संस्था से है। जॉल्वे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्लियर हुआ आपको? व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? सीडान का युद्ध किसके बीच या किन दो देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा। कौन सा देश? फ्रांस और प्रसा। दोनों का नाम पी से स्टार्ट होता है, फ्रांस और प्रसा, याद रखिएगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर आगे है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा हीगेल। किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल हो जाएगा। फिर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। और मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था, याद रखिएगा। कोई दिक्कत आपको? फिर आगे है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो जर्मन संघ की। राइन संघ की। कौन सा संघ? राइन संघ, जर्मन राइन संघ। ठीक है, कौन सा संघ? राइन संघ, याद रखिएगा। फिर है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो सन 1871 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1871 में। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन यही है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो सन 1871 में हुआ। कब हुआ? सन 1871 में हुआ। फिर आगे है कि जॉल्वे राइन क्या थी? हम आपको यह क्वेश्चन तो पहले ही बता दिए। जॉल्वे राइन क्या थी? तो जॉल्वे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी, याद समझ में आ गया होगा। फिर आगे है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था, याद रखिएगा। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। और बिस्मार्क किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? हीगेल हो जाएगा। यहाँ पर बन करके लिख दे रहे हैं, हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था, याद रखिएगा। हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। और हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। क्या था? हीगेल दार्शनिक था। फिर आगे है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट की संधि, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। और इसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। और नेपोलियन के बारे में हम और कुछ बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ? नेपोलियन का जन्म कब हुआ? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1769 में हुआ, याद रखिएगा। मृत्यु हुआ 1821 में, लगभग 1821 में इसका मृत्यु हुआ। और इसने नेपोलियन संहिता लागू 1800 कब किया था? 1804 में किया था। कब किया था? 1804 में किया था। इसके बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे था, याद रखिएगा। फिर आगे है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने किया था। फिर आगे क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपको हम बता दिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 में। कब हुई? 1871 में। फिर है कि सीडान का युद्ध कब हुआ?
सीडान का युद्ध कब हुआ? तो 1870 में हुआ। कब हुआ? 1870 में हुआ।